हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फेनोमेना। ओके, तो नेचुरल फेनोमेना क्या हो गया? जैसे कि नेचुरल होते हैं ना, प्राकृतिक डिजास्टर। ठीक है, इस तरीके के डिजास्टर जैसे आते हैं। तो यहाँ पर लाइटनिंग के बारे में बात की जाएगी और एक अर्थक्वेक्स के बारे में बात की जाएगी। दो डिजास्टर यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, जो नेचुरल हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आपने क्लास 7th में जो विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था। विंड्स में जो हवाएं होती हैं तेज, स्टॉर्म्स में तूफान, और साइक्लोन्स जो चक्रवात आते हैं। ठीक है, यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप लोग जानते हो कि साइक्लोन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। उनकी जो जैसे कि जो उनके पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, ढोर ढंगर ख़त्म हो जाते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। तो साइक्लोन से बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ जो है प्रभावित होती है। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना टू सम एक्सटेंट। और आप लोग ये भी जानते हो कि हम जो है इन डिस्ट्रक्टिव जो फेनोमेना है इनसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इनसे अपने आप को। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना। इस चैप्टर में हम ऐसे ही जो 2 और वो है नेचुरल फेनोमेना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। तो ये क्या है? ये है लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स। लाइटनिंग जो होता है आकाश में बिजली कड़कती है, लाइटनिंग। और अर्थक्वेक्स मतलब जो भूकंप आते हैं। ओके, अर्थक्वेक्स मीन्स भूकंप। We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. Okay, we shall also discuss, हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। what steps we can take to minimize destruction caused by, जिससे कि हम जो नेचुरल फेनामेना है उसकी जो डिस्ट्रक्शन कारण है उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं, जिससे कि जो प्राकृतिक संपदा है हमारी उसको लॉस ना हो। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइटनिंग की। लाइटनिंग क्या है? यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम्स लूज। आपने जो है इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं तो उस पर स्पार्किंग होती हुई देखी होगी जब जो वायर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। दिस फेनामेन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। तो और ये फेनामेन जो है ये कॉमन है जब आंधी आती है, कभी कभी तूफान आता है तो तारों में आपस में रगड़ लगती है, जिससे कि क्या होता है, लाइटनिंग होती है। ओके, यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। और आपने शायद ये भी देखा होगा कि जब जो है प्लग जो है हमारा लूज जाता है सॉकेट में तो उसमें भी स्पार्किंग होती है, चमक उठती है ना, चमकीली सी रोशनी निकलती है, स्पार्किंग तब भी होती है। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। ऐसा ही जो लाइटनिंग है वो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, लेकिन ये है बहुत बड़े पैमाने का इलेक्ट्रिक स्पार्क है। जैसे आपने छोटी छोटी तो लाइटनिंग देखी होगी, जैसे इलेक्ट्रिक पोल पर देख ली है ना, स्विचेस में देख ली, स्विच बोर्ड जो होते हैं, प्लग ढीला रह गया तो उसमें लाइटनिंग हुई। लेकिन जो ये लाइटनिंग है ये बहुत बड़े पैमाने की लाइटनिंग होती है, ये बहुत एक ह्यूज स्केल की होती है और ये एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है। ओके, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में क्या होता था, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। जो प्राचीन समय में जो लोग थे वो इस लाइटनिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, या इसके कारण क्या क्या हैं इसके बारे में वो नहीं जानते थे। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट ओके दैट द रेथ ऑफ गॉड्स वॉज विजिटिंग दैम। ठीक है, वो दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, वो लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा डरते थे। एंड थॉट, और सोचते थे कि दैट द रेथ ऑफ गॉड्स, ये जो है कि भगवान का एक अभिशाप है। रेथ भगवान का एक अभिशाप है जिससे कि हमारे भगवान हमसे नाराज हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नाउ ऑफ कोर्स, लेकिन अब ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। लेकिन अब हम ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि लाइटनिंग जो है वो चार्जेस जो होते हैं आकाश में, ठीक है, आकाश में भी चार्जेस होते हैं क्लाउड्स में, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस। तो इसके एक्यूमुलेशन के दौरान लाइटनिंग होती है। अब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, जैसे जैसे मतलब समय बदला है ना, लोगों ने अच्छी अच्छी एजुकेशन ग्रहण करी, उनको समझ में आ चुकी है, अच्छी तरीके से शिक्षा मिली है उनको कि लाइटिंग जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये नुकसान हमें बहुत ज़्यादा पहुँचाती है, इससे हम सेफली बच सकते हैं कि हम इससे क्या क्या प्रोटेक्शन रख सकते हैं ये तो हम सोच सकते हैं। लेकिन इसमें यही है कि क्लाउड्स में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं, उसके एक्यूमुलेशन के दौरान लाइटनिंग होती है। अब अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आ चुका है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें आवश्यकता है कि हमें लाइटनिंग से डरना नहीं है, बट वी हैव टू टेक ओके प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क। बल्कि हमें इस डेडली स्पार्किंग से, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, उसको हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। ठीक है, अब यह है कि ग्रीक्स के जो लोग थे वो इसके बारे में क्या कहते थे, स्पार्किंग के बारे में। द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC। ठीक है, प्राचीन ग्रीक्स के लोग जो थे
600 BC में थे। दैट व्हेन एम्बर, ठीक है, एम्बर इज़ अ काइंड ऑफ रेजिन, मतलब व्हेन एम्बर वॉज रब्ड विद फर, वो कहते थे कि जब एम्बर को जो है ना रब्ड करा जाता है फर के साथ, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर, अगर इसको किसी, तो ये लाइट ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि हमारे हेयर हो गए। उनका कहना ये था कि एम्बर एक तरीके का रेजिन होता है, ठीक है, अगर उसको हम फर के साथ वो रब करते थे, इट अट्रैक्ट लाइट, तो ये जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते थे जैसे कि मान लीजिए हमारे बाल हो गए, उसको अट्रैक्ट करता था। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ, आपने ये भी देखा होगा कि जब हम विंटर्स में जो वुलन क्लोथ या फिर पॉलिस्टर क्लोथ पहनते हैं, योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, तो हमारे जो बाल हैं उससे चिपक जाते हैं, मतलब जब उतारते टाइम कपड़ों को, वुलन क्लोथ होते हैं स्वेटर वगैरह हमारे, तो उससे हमारे बाल चिपक जाते हैं, यानी कि जो हमारे हेयर उसको अट्रैक्ट करते हैं, कपड़ा उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लोथ इन द डार्क, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके कपड़े डार्क में, आप इन कपड़ों को डार्क में लेके जाओ, ठीक है, यू इवन सी ए स्पार्क एंड हेयर आ क्रैकिंग साउंड, तो आपने देखा होगा कि आपको उसमें स्पार्किंग दिखेगी। कभी करना, करके देखना, ऐसा नहीं करा है तो, कि जैसे स्वेटर्स वगैरह हो गए विंटर्स में, अगर आपने उसको रगड़ रगड़ लगी हमारे बालों वगैरह से या हमारे हाथों से स्किन से टच हुए वो हमारे, तो क्या होता है, अगर उसको अंधेरे में लेकर जाएंगे तो हमें उसमें लाइटनिंग दिखाई देगी और उसमें एक अजीब तरह की क्रैकिंग साउंड आएगी, अजीब तरह की चिंगारी टाइप की जैसी आवाज़ आएगी। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट, 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, शोज दैट लाइटिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एडिशनली द सेम फेनोमेना, तो उन्होंने ये बताया था कि जो आपके कपड़ों में लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, तो शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क, जो लाइटनिंग और स्पार्किंग हो रही है फ्रॉम योर क्लोथ्स, आपके कपड़ों से जो आ रही है, आर एडिशनली द सेम फेनोमेना, बिल्कुल उसी फेनोमेना की तरह है। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू ऑक्योर, तो लेकिन ये जरूर है कि 2000 सालों से भी अब तक कोई इस नतीजे पर सही तरीके से नहीं पहुंच पाया है। आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी, मुझे सोचकर आश्चर्य होता है, बूझो कह रहा है कि मुझे सोचकर आश्चर्य होता है कि इस सिमिलैरिटी को रियलाइज़ करने में इतने साल कैसे लग गए। ओके, पहली बोली फिर कि साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल, साइंटिफिक जो डिस्कवरीज होती हैं, हमारी साइंस की जो खोजें होती हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत का परिणाम होती है। इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम, कभी कभी क्या होता है ये बहुत लंबा समय ले लेती हैं, जैसे कोई अगर कोई डिस्कवरी करी जाएगी तो बहुत मेहनत लगती है उसमें, तो कभी कभी इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, और हम ये भी जानेंगे कि ये स्काई में जो लाइटनिंग हो रही है उससे कैसे रिलेटेड है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, आइए यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे ये जानने के लिए कि नेचर में इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं उसको समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम, लेकिन आप पहले उस वाले गेम को याद कीजिए। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, जब आपने, ठीक है, एक प्लास्टिक का स्केल अपने बालों में रब किया, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, तो ये एक्टिविटी हमने करी थी, ठीक है, 7th क्लास में करी थी शायद, मैंने चैप्टर में पढ़ाई भी थी कि अगर हम स्केल को अपने बालों पर रब करेंगे, ठीक है, अपने बालों में चाहे ऑयल डाल रखा हो या अगर ना भी डाल रखा हो, तो रब करेंगे तो फिर बाद में उस स्केल को हम देखेंगे नीचे रखकर, तो उस पर जो होता है जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो चार्जिंग जो आती है वो रबिंग से आती है, चार्जिंग बाय रबिंग से कैसे आती है। एक्टिविटी 15.1, टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट वाइग्रसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन, हम एक बॉल पेन की रिफिल लेंगे यूज़ करी हुई, ठीक है, और उसको जो है पीस ऑफ पॉलीथीन पर हल्के से रगड़ेंगे, रब करेंगे। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल, ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, अब इसके पास क्या करेंगे, एक छोटा सा स्मॉल पीस पेपर का पीस लाएंगे। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल, अब बस हमें ये ध्यान रखना है जिस साइड से हमने उसको रब किया है उसे हमें छूना नहीं है विद योर हैंड और विद अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, या फिर उसे किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से नहीं छूना है। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेज ऑफ ड्राई लीफ, इस एक्टिविटी को हम ड्राई लीफ के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, हस्क और मस्टर्ड भूसा या फिर मस्टर्ड सीड्स के साथ जो है इसको रिपीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो है इसको रिकॉर्ड करनी है। तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसे हमने एक रिफिल ले ली मान लीजिए, तो उसके जो पॉइंट है उसको हमने रगड़ा, उसको रब किया, ठीक है, पॉलीथीन से रब किया उसको, तो फिर जब क्या होगा, फिर जब हम उस रिफिल को स्मॉल वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेकर जाएंगे तो वो उससे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम इस एक्टिविटी को आप हस्क यानी भूसा या फिर मस्टर्ड सीड सरसों के बीज या फिर ड्राई लीफ के साथ भी करके देख सकते हो, तो वो भी अट्रैक्ट होंगी। ओके,
व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन, जब एक प्लास्टिक की रिफिल पॉलीथीन से रब की जाती है, इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाता है। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर, उसी तरीके से जब एक प्लास्टिक का कॉम सूखे हुए बालों में रब किया जाता है, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज, तो उसमें भी क्या होता है, स्मॉल चार्ज रिक्वायर्स हो जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉम्ब हो गया या रिफिल हो गई, ये चार्ज ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन आए कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो बता दोगे कि जब व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर इट रिक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज, तो ये जो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं चार्ज ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, ठीक है। इस प्रोसेस में चार्जिंग द रिफिल हो गई और प्लास्टिक कॉम्ब पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, ये सारी ही चीज़ें चार्ज हो चुकी हैं। पॉलीथीन को रगड़ा तो पॉलीथीन हो गई, ठीक है, उस तरीके से रिफिल हो गई, कॉम्ब हो गया, हेयर हो गए, सारे ही जो चार्ज हैं ऑब्जेक्ट हैं। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू, आइए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को और जानने की कोशिश करते हैं जो कि चार्ज होते हैं या फिर जिनसे आप फैमिलियर हो, जिनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। एक्टिविटी 15.2, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स लिस्टेड इन टेबल 15.1। 15.1 में जो ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स दे रखे हैं उनको आप कलेक्ट कर लीजिए। ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल्स मेंशन इन द टेबल। अब जो जितने भी ऑब्जेक्ट टेबल में मेंशन है उनको आप रब करके देखिए, उनको चार्ज करने की कोशिश कीजिए। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू द टेबल, अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड कीजिए और आप इसमें और अधिक जो आइटम्स हैं उसको भी देख सकते हो, मतलब उसको भी नोट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट्स रब्ड करेंगे, मटेरियल्स अट्रैक्ट्स या फिर चार्ज नॉट चार्ज। ओके, ऑब्जेक्ट रब रिफिल है, जैसे पॉलीथीन पे हमने रब करी तो ये इसमें अट्रैक्ट होगा, ठीक है। बैलून पॉलीथीन करेंगे तब भी अट्रैक्शन आएगा। इरेजर और वूल का नहीं होगा, इरेजर को अगर वूल पे रगड़ेंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा। स्टील की स्पून को पॉलीथीन पे रगड़ेंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा इरेजर वाले पॉइंट में, बाकी होगा। और आप जो है और भी ऑब्जेक्ट और मटेरियल ले सकते हो, उसको कर करके देख सकते हो कि किस में अट्रैक्शन है, किस में कौन सा चार्ज हो रहा है, कौन सा चार्ज नहीं हो रहा है। ओके, अब आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो है रबिंग करने से चार्जेस आ जाता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो उसके में चार्जेस, स्मॉल जो चार्ज होता है वो एक्वायर हो जाता है। ओके, अब ये आता है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, कि चार्जेस के टाइप्स क्या क्या हैं, फिर उनका इंटरेक्शन कैसे होता है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। हमने जो टेबल अभी फिल करी है उसमें से क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। तो एक्टिविटी 15.3 है, इन्फ्लेट टू बैलून्स, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है। हमें क्या करना है, दो बैलून्स लेने हैं और उनको फुला लेना है। हैंग देम इन सच अ वे, उनको इस वे में जो है हैंग कर देना है जो जिससे कि वो एक दूसरे से टच ना हो। रब बोथ द बैलून्स विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम, अब हम क्या करेंगे, उनको जो है हम बैलून्स को विद अ वुलन क्लॉथ ले लेंगे कोई, उससे उसको रब करेंगे और फिर उनको छोड़ देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा, जब हमने ऐसा करा। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज पेन रिफिल्स, हम इस एक्टिविटी को यूज पेन के रिफिल से भी कर सकते हैं, मतलब उससे भी रब करेंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। रब वन रिफिल विथ पॉलीथीन, अब इस जो ये रिफिल जो है हमारी, इसको हम पॉलीथीन से रब करेंगे। इसमें से जैसे दो रिफिल ली थी हमने, तो दोनों रिफिल को बैलून से किया पहले, तो फिर उसमें से हमने एक रिफिल ली, उसको पॉलीथीन से रब किया। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड, फिर इस रिफिल को हम एक ग्लास टम्बलर में रख देंगे, जैसे कि हमने एक टम्बलर को एक स्टैंड बनाया हो, ठीक है। तो बैलून वाले केस में तो ये होगा, जब बैलून को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया तो बैलून जो है यहाँ पर जैसे इस तरीके से थे, फिर इस वाले केस में वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे। ओके, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, यानी कि ऐसा हुआ होगा शायद कि बैलून पर जो चार्जेस हैं वो हमारे सेम चार्जेस होंगे। तो मैंने इस चैप्टर में समझाया था कि अगर चीज़ जो है वो चार्जेस डिफरेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पर प्लस है और दूसरे पर माइनस है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव है, तो चीज़ें जो होंगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। डिफरेंट चार्जेस वाली चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मान लीजिए अगर एक पर चार्ज, ऑब्जेक्ट पर वो चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे पर भी पॉजिटिव है, तो वो जो चीज़ें हैं, सॉरी ये बता देती हूँ मैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, मतलब वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। मान लीजिए एक पर निगेटिव है, दूसरे पर भी निगेटिव है, तब भी ऐसा ही होगा कि जब सेम चार्जेस होंगे तो चीज़ें जो होंगी, ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन, अब दूसरी रिफिल को भी पॉलीथीन से रब करेंगे। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल,
ठीक है। अब इसे जो हम चार्ज रिफिल के पास लाएंगे, बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस रिफिल का जो एंड होता है, चार्ज एंड जो होता है, उसको हमें हाथों से टच नहीं करना है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर। आपको जो ये ग्लास में रखी हुई है रिफिल, इसमें कोई दिखा, कुछ इफेक्ट दिखा? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर। क्या वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या फिर रिपेल कर रही हैं वो दोनों? ठीक है, अगर दोनों में, मैंने बता दिया इसमें भी वही होगा, अगर दोनों के चार्जेस सेम है, करके देखना, अगर दोनों के चार्जेस सेम हो रहे हैं दोनों पर रिफिल पर, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर डिफरेंट हो रहे हैं चार्जेस तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो कुछ भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में अट्रैक्ट भी कर सकती हैं या फिर वो रिपेल भी कर सकती हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, इस एक्टिविटी में वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द, हम चार्ज ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के पास लाए जो कि सेम मटेरियल के ही बने हुए थे। इस एक्टिविटी में हमने क्या करा था, हमने जो है दो ऑब्जेक्ट लिए थे, ठीक है, द चार्ज दैट वर मेड ऑफ द, जो कि सेमी मटेरियल के बने हुए थे। व्हाट हैपन्स इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, अगर हम ऐसे दो ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, जो अलग अलग मटेरियल्स के बने हों, तो क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज देयर बिफोर, फिगर 15.3। अब हमें क्या करना है, एक रिफिल को रब करना है और फिर उसे ग्लास टम्बलर के पास लेकर आना है जिसमें रिफिल रखी हुई है। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्जड बैलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। अब हमें एक फूला हुआ बैलून जो है उसके पास लाना है, ठीक है, जो रिफिल के पास लाना है। फिर हमें देखना है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन। आइए इस ऑब्जर्वेशन को समराइज करके देखते हैं। अ चार्ज बैलून रिपेल्ड अ चार्ज बैलून, ठीक है, रिपेल्ड अ चार्ज बैलून। अ चार्ज बैलून अगर होंगे, ठीक है, जैसे दो चार्ज बैलून, वो क्या होंगे, अगर सेम चार्जेस के होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल, ठीक है, ऐसे ही रिफिल का है। रिफिल अगर होगी तो वो एक सेम की, अगर सेम उस पर चार्जेस सेम हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट द चार्ज रिफिल। लेकिन क्या होगा, जब अगर बैलून चार्ज है तो वो रिफिल को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है और रिफिल पर निगेटिव हुआ तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है। आपको इतनी एक्टिविटी अगर नहीं याद रखी जा रही है, नहीं करने की कोशिश करी जा रही है, तो कोई बात नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर चार्जेस डिफरेंट हैं, ऑब्जेक्ट में चार्जेस डिफरेंट हैं, ठीक है, अगर एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर नेगेटिव है, तो जो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर चार्जेस सेम है, जैसे मान लीजिए दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। या चार्जेस निगेटिव ही हो गए दोनों में, तब भी वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Does it indicate that the charges on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? तो अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, ये इंडिकेट करता है कि बैलून पर जो चार्ज है, ठीक है, तो वो मान लीजिए पॉजिटिव होगा और जो रिफिल का चार्ज है वो निगेटिव होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैलून का चार्ज जो है निगेटिव है और रिफिल का चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं? तो यस, हाँ, कि दो ही तरीके के चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि सेम काइंड के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरी को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि अगर चार्जेस डिफरेंट तरीके के हैं, डिफरेंट काइंड हैं, पॉजिटिव और निगेटिव के हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। It is a convention to call the charges required by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. ठीक है, it is convention to call the charge required। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक ग्लास की रॉड ली जाए, ठीक है, ग्लास रॉड अगर हम उसको रब करेंगे सिल्क के साथ तो क्या होगा, द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी निगेटिव। अगर उसको करेंगे तो उसमें यही होगा, जैसे कि सिल्क की रॉड है तो अगर पॉजिटिव है तो दूसरा वाला जो चार्ज है ग्लास रॉड जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. It is observed, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि that when a charged glass rod, जब एक चार्ज ग्लास रॉड को हम लाते हैं नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, हम एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाते हैं जो कि पॉलीथीन से रब किया गई थी, तो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू, तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो आप क्या सोचते हो कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कौन सा चार्ज होगा, है ना? तो वही है कि अगर एक पर जो है
पॉजिटिव चार्ज है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पर नेगेटिव होगा। योर गैस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट, ठीक है। और अगर आपने गैस लगाया है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका करेक्ट है, ओके। तो अगर एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव ही होगा। अगर देख लेंगे पहले कि चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं या वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो इसी से हमें आइडिया लग जाएगा। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाई रबिंग आर स्टैटिक, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो रबिंग के द्वारा जनरेट होते हैं उनको स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। अगर आ जाए कि स्टैटिक क्या होता है तो द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय द रबिंग आर स्टैटिक। ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो रबिंग के द्वारा जनरेट होते हैं उसको स्टैटिक बोलते हैं। दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्व्स, वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते। व्हेन चार्जेस मूव, जब चार्जेस मूव करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब चार्ज को मूव कराया जाता है या वायर्स वगैरह लगाए जाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, आपने इस क्लास 6 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ भी रखा है। द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो, जब हमने उसमें एक सर्किट बनाया था, जब सर्किट में करंट दौड़ा, जब तक फ्लो नहीं करा था तो बल्ब ग्लो भी नहीं करा था, ठीक है। जब करंट फ्लो हुआ सर्किट में तब बल्ब ग्लो करा। और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट, ठीक है। या फिर जैसे क्या होता है, अगर जैसे कोई वायर गर्म हो रहा है तो उसमें अगर करंट जा रहा है, इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस, तो ये कुछ नहीं है बल्कि ये चार्जेस का मोशन है, ठीक है। जैसे कि बल्ब ग्लो कर रहा है तो यानी कि उसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसमें चार्जेस का मोशन हो रहा है। जैसे कोई वायर है, वायर में अगर करंट पहुंच रहा है तो उसमें कुछ नहीं है बल्कि उसमें मोशन ऑफ चार्जेस है, यानी कि उसमें जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं। अब 15.4 में आता है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर एक से दूसरे में कैसे होता है, देख लेंगे। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, हमें एक जैम की बॉटल लेनी है खाली। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन द साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल, और हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड का एक गत्ते का टुकड़ा लेना है जो कि बिगर इन द साइज, जो कि बॉटल के मुंह से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पायर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, अब इसमें हम गत्ते में, ठीक है, एक छेद कर देंगे जिससे कि उसमें एक पेपर क्लिप जा सके उसके अंदर। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4, इस फिगर को हम देख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल अबाउट 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर ईच। अब हमें एल्यूमिनियम फॉयल लेना है जिसमें कि हम खाना वगैरह पैक करते हैं, वो ले लेना है, ठीक है। उसकी एक स्ट्रिप काट लेनी है, तो उसको ऐसे काटेंगे जैसे कि 4 सेंटीमीटर मान लीजिए उसकी लेंथ हो गई और 1 सेंटीमीटर उसकी ब्रीथ हो गई, इस तरीके से एक स्ट्रिप्स काट लेंगे, ठीक है, 2 स्ट्रिप्स काटेंगे, सॉरी। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन, और हम क्या करेंगे उसमें, उसको हम पेपर क्लिप की सहायता से उसको हम लटका देंगे। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर, और जब हम ये पेपर क्लिप उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, डालेंगे कार्डबोर्ड के अंदर, तो वो जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, सीधा खड़ा होना चाहिए। चार्ज अ रिफिल एंड टच इट, अब क्या करेंगे, हम एक रिफिल को चार्ज करेंगे और एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, और उसको क्या करेंगे, हम पेपर क्लिप के एंड से लगा देंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब देखेंगे कि हम होता क्या है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉयल स्ट्रिप्स, क्या फॉयल स्ट्रिप्स में कोई इफेक्ट आता है। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। नाउ टच अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, अब हम क्या करेंगे, दूसरी कोई और चीज़ ले लेंगे जो चार्ज हो, उसे भी पेपर क्लिप्स की सहायता से करके देखेंगे। डू द फॉयल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन द ऑल केसेस, क्या जो स्ट्रिप है ये दोनों ही केसेस में सेम चल रही है। कैन दिस एपरेटस बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, अब इस एपरेटस से हम देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर, क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो फॉयल स्ट्रिप्स है ये एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रही है। दिख रहा है ये इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल कर रही है, यानी कि दूर जा रही है ये। तो सिंपल सी बात है कि जो रिफिल में जो चार्ज है, ठीक है, और जो फॉयल स्ट्रिप्स में चार्ज है, तो इनमें जो चार्जेस होगा वो सेम होगा, तो सेम है इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ओके। द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्जेड रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, ओके। मैंने यही बताया है कि एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स जो है वो सेम चार्जेस को रिसीव कर रही है जो कि रिफिल से और पेपर क्लिप से मिल रहा है, तो यानी पेपर क्लिप में और रिफिल में सेम चार्जेस है, ठीक है। ये क्लिप में और रिफिल में जो सेम चार्जेस है इसलिए जो ये फॉयल स्ट्रिप से एक दूसरे से रिपेल कर रही है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें ये ध्यान रखना है कि मेटल्स जो होते हैं, और याद भी रखना है कि जो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, ठीक है।
तो जो ये स्ट्रिप्स है ये सेम चार्जेस कैरी कर रही है अपने अंदर, इसीलिए ये फैल रही है, ये एक दूसरे से रिपेल कर रही है। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। ऐसा डिवाइस जो कि हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्जेस है या नहीं है, या फिर वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अगर ये आ जाता है कि व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। ऐसा डिवाइस जो हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, उस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। द डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, डिवाइस, ऐसा डिवाइस, एक बार फिर बता देती हूँ, ऐसा डिवाइस जो हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ओके, मैं हिंदी में इसलिए समझा देती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए और डेफिनेशन आप इंग्लिश में लर्न कर लें। ओके, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर देती हूँ इस तरीके से। ओके, thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. thus we find, हमने ये भी देखा है कि that electrical charge can be transferred, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे टू अनदर, दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करना एक मेटल कंडक्टर के द्वारा होता है। ठीक है, वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं कैन बी ट्रांसफ़र हो सकता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये मेटल कंडक्टर के द्वारा होता है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज। अब क्या करेंगे, आप जो पेपर क्लिप है उसके एंड को, ठीक है, धीरे से छूकर देखिए, एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉल स्ट्रिप। तो आप क्या करोगे, उसमें फॉल स्ट्रिप में एक थोड़ा सा चेंज पाओगे। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। रिपीट चार्जिंग ऑफ द फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप। अब दोबारा जो है फॉयल स्ट्रिप्स की चार्जिंग को रिपीट कीजिए एंड टचिंग, और दोबारा पेपर क्लिप को टच कीजिए। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सुन एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड। आप हर बार देखोगे कि जैसे कि जो फॉयल स्ट्रिप्स है, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रही है बार बार, और बार बार वो एक दूसरे से रिपेल हो रही है। तो वाई डज इट हैपन, तो ऐसा क्यों हो रहा है? द रीज़न इज दैट द फॉयल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। इसका रीज़न यही है, जब हम उसे बॉडी से छू रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रही है और फिर दोबारा वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो इसका रीज़न यही है कि जब हम फॉयल स्ट्रिप्स में जो चार्ज है वो चार्ज लूज होकर, ठीक है, अर्थ में जा रहा है हमारी बॉडी के थ्रू। हम जैसे उसे हाथों से छू के देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रही है, तो यानी कि वो अपना जो चार्ज है वो लूज कर रही है और वो जो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में जा रहा है, तो यानी कि ये अर्थिंग हो रही है। ओके, वी सी दैट द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि फॉयल जो स्ट्रिप है वो डिस्चार्ज हो रही है। समझ में आई एक्टिविटी? जैसे मतलब मान लीजिए हमने फॉयल स्ट्रिप को अगर अपने हाथों से छू कर देखा, तो हाथों से छूने में क्या हो रहा है, वो जो है कि अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ रही है, क्योंकि वो एक दूसरे से रिपेल कर रही है। जैसे रिपेल छोड़ना है तो वो रिपेल कर रही है, लेकिन अगर हम उसको टच कर रहे हैं फॉयल स्ट्रिप्स को, तो वो उसके पास आ रही है, मतलब ओरिजिनल स्टेट में अपनी वापस आ रही है। तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि फॉयल स्ट्रिप जो है डिस्चार्ज हो रही है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अब आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज अर्थिंग। तो अर्थिंग के बारे में बता सकते हो आप कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है अर्थ में, इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें, अर्थ की तरफ को, तो इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, जैसे फॉयल स्ट्रिप्स चार्ज थी, मान लीजिए, है ना, फॉयल स्ट्रिप्स चार्ज थी, फिर हमने उसे हैंड से टच करके देखा, तो वो जो अपना चार्ज लूज कर रही थी, डिस्चार्ज हो रही थी और अर्थ में छोड़ रही थी, और मान लीजिए उसका चार्ज नीचे की साइड आ रहा था, तो ऐसे प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अर्थिंग जो होती है वो बिल्डिंग्स में, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह में प्रोवाइडेड की जाती है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल शॉक से, जैसे कि कोई हमारे घर में लीकेज हो गया है या फिर इलेक्ट्रिक करंट फैल गया है, तो उससे इलेक्ट्रिकल शॉक से हम प्रोटेक्ट हो सकें, उससे बच सकें, इसलिए बिल्डिंग्स में अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो अब आती है कि द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग 15.5। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अर्थिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब रब करके चार्ज होते हैं, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, और अगर सेम चार्जेस है तो क्या होगा, डिफरेंट चार्जेस है तो क्या होगा। तो मैं इतना सबका आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग आती है, अब ये कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।